गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। क्लास 10th के स्टूडेंट के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लेंगे कौन सा पार्ट? 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। सीबीएसई बोर्ड की बुक को देखिए, चाहे उत्तराखंड बोर्ड मैथ्स की बुक देखिए। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसमें काम करते हैं। क्या है क्वेश्चन में रीड करता हूं। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। और दूसरी इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ये दो इक्वेशंस हैं स्टूडेंट, and we have to find the solution of these two equations, but these equations are not in linear form. So first of all I have to convert them into the linear form. ये equations आपकी linear form में नहीं है, रैखिक रूप में नहीं है। इनको रैखिक समीकरण के रूप में पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि x y इसके डिनोमिनेटर में है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, 3x प्लस वाई को कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, 3x माइनस वाई को दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, तो माना क्या रख रहा हूँ डियर स्टूडेंट, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू m तथा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू m। ठीक है, 3x प्लस वाई को मैंने क्या रख दिया, m रख दिया, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स क्या हो जाती हैं। यदि मैं इक्वेशन 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू m रख दूं और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू n रख दूं, तो ये इक्वेशंस आपकी क्या बन जाती हैं, आप देख लीजिए। अब ऐसा भी नहीं, मुझे लगता है कि वो तो फिर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, 1/, में करिए आप 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m तथा इसको भी 1/, में करिए 1/3x, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू n। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू n करिए और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n रखिए यहां। अब इसका क्या अर्थ है, ये तो सीधा सीधा आपका m हुआ। दिस इंप्लाइज दैट इसकी जगह मैं m रख दे रहा हूं, m प्लस 3x 1/3x माइनस वाई की जगह मैं m रख रहा हूं, n इज इक्वल टू 3/4। और आप चाहें तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक हो गया, इससे इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, इसकी भी होगी, तो हो जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर ये 3 बन गया। ठीक है, इक्वेशन 1 जो मेरे पास थी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये किस में रिड्यूस हो गई, देखिए इस फॉर्म में। एंड दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन m and n। यह m और n में एक रैखिक समीकरण है, यहां नहीं थी, यहां m और n में बन गई। ठीक हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, ये कैसा है, इसका मतलब हुआ कि 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 1/2 3x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 1/3x प्लस वाई, ये m हो जाएगा, m बीच में माइनस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों में 1/2 ही है, यस। तो दूसरा कैसे लिखा जाएगा, ये वाला, ये है 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी जगह तो n लिख लीजिए, माइनस 1/2 इज इक्वल टू -8 माइनस 1/8। ठीक हो गया, ये n भी है इसके साथ, n। ठीक है, 1/2 और 1/3x माइनस वाई की जगह मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह
एन रख दिया तो ये हो गया -1/2 n इक्वल टू ये। अब आप चाहे तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, और क्या हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 2 से कट जाएगा तो 4m, ठीक है, 4m, यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी तो -4m इज इक्वल टू -1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई है दोस्तों। नाउ these equations 1 and 2 reduces to like this form, ठीक है, this equation reduces to this equation and this equation reduces to this equation। ये समीकरण इसमें आ गई और ये वाली समीकरण आपकी इसमें परिवर्तित हो गई। अब आप देखिए these equations 3 and 4 are linear equations in m and n। ये इक्वेशन 3 और 4 जो हैं 3 और 4 ये रैखिक समीकरण हैं m और n। तो सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व का मैंने आपसे कहा, जब तक आपसे कहा ना जाए, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऐसा ना कहा जाए कि इस मेथड से करिए, यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप जो आपको लगता है उस मेथड से आप करिए। तो मुझे लगता है एलिमिनेशन मेथड मुझे आसान पड़ेगा। यदि मैं इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर दूं तो +4n और -4n कट जाएगा और आपके पास एक ही वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4n + 4n is equal to 3, इक्वेशन नंबर 3, एंड 4m - 4n is equal to -n, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए +4n - 4n कट गया, ठीक है, 4n और 4n कितना हो जाएगा, 8n इज इक्वल टू 3 - 1 आपका 2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2/8, 8 या डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1/4। काट लीजिए इसको, n की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है अंडरस्टैंड, 1/4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस m इन इक्वेशन नंबर 1। अब जब इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो दूसरे की आसान हो जाती है निकालनी, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। समीकरण 3 में m इज इक्वल टू 1/4 रखने पर तो क्या आपको मिल जाता है अंडरस्टैंड, क्या मिलेगा, 4m, 4 इंटू m, m मीन्स 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4n + 4n इज इक्वल टू 3, 4 से 4 कट गया, देखिए, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 4n इज इक्वल टू 3 - 2, सॉरी 3 - 1, यहाँ पर 1 आया, 4 1 4 1 आया ये, और इसको राइट हैंड साइड में ले गए, 4n इज इक्वल टू 3 - 1, तो दिस इंप्लाइज दैट 4n इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो n आपका हो गया 1/2, ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक है, n इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2, तो n की वैल्यू 1/4 और n की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 आ गई, ठीक है। बट m और n these were our consideration. I considered 3x plus y is equal to m, 3x minus y is equal to n. There is no m and n in the original equation, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में जो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं कहीं भी m n नहीं है, ये तो m n मैंने रखा हुआ है, तो फिर m n क्या है, m n को फिर उसी रूप में वापस करना पड़ेगा।
यहाँ n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ n की वैल्यू रखनी पड़ेगी और तब जाकर के एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक होगी। तो चलिए देखते हैं। बाकी आप ये सब अब हटा दीजिए, इनकी जरूरत नहीं है। देखिए इस रूप में करिए डियर स्टूडेंट इनको। ये क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। आप इनको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनाइए। ये है, ये पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट की और तब जाके सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर ले हमने। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास n और n दोनों की वैल्यू निकल गई। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, सिंस 1/3x plus y is equal to m, this implies that n की जगह रख दीजिए 1/4, 1/3x plus y is equal to m means 1/4, 1/3x plus y is equal to n की वैल्यू कितनी होगी 1/4, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसके यहाँ हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट आप लिख देंगे 3x plus y is equal to 4, 3x plus y is equal to 4। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 5। 3 4 वहां बन गई थी, ये इक्वेशन नंबर 5 है। एंड फिर आप देखिए ये आपका n है, 1/3x minus y is equal to n। दिस implies that 1/3x minus y is equal to n। n means 1/2। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास कितना हो जाएगा 3x minus y is equal to 2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 6 आ गया। 3x माइनस इसके मल्टीप्लाई है इसकी यहाँ, तो 3x minus y इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया। ठीक, अब दो इक्वेशन आ गया आपके पास। आप देखिए 3x plus y इक्वल टू 4 और 3x minus y इक्वल टू 2। अब ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं थी परंतु ये लीनियर की फॉर्म में आ गई है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगी और ये मैं फिर इलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, विलोपन विधि का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ये कट जाएंगी। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, इनको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x plus y is equal to 4। ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है। अब दूसरी है 3x minus y is equal to 2, ये इक्वेशन नंबर 6 है। ऐड कर लीजिए, प्लस वाई माइनस वाई से कट गया, ये कितना हो जाएगा 6x, 4 plus 2 6। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6/6 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख लीजिए। ठीक है, समीकरण 5 में x इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स मीन्स 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट ये 3 हो गया, राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गई। तो यही तो सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, इन समीकरणों का ये हल आ गया। बस इस रूप में तो करना था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इसमें क्या है। अब आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी कैसे इक्वेशंस को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये जो लीनियर में नहीं है, ये जो रैखिक रूप में नहीं है तो उनको रैखिक समीकरण बनाया जाता है। ये जो लीनियर फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको लीनियर में कन्वर्ट किया जाता है और तब जाकर के जो हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड पढ़े हैं उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं
और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसको देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. पहले आपको उनको रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर उनका हल ज्ञात करना है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, ठीक है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल। अब आप देखिए 2 बातें हैं। ऋतु तैर रही है, ठीक है, अब नदी है, जो भी है, तैर रही है करंट धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। तो जिधर धारा बह रही है, जिधर पानी चल रहा है, उसी डायरेक्शन में जब ऋतु तैरेगी तो जिस दूरी तक जाना होगा वो उतना आसानी से पहुंच जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में ऋतु की जो स्पीड है और उस करंट, उस धारा की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है ना। पानी भी इधर चल रहा है और ऋतु भी इधर चल रही है, तो दोनों का स्पीड क्या है, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब करंट जो धारा है, पानी की धारा, वो तो इधर बह रही है और ऋतु यदि इधर चले तो ऐसी स्थिति में स्पीड जो है ऋतु की घट जाएगी। जितना धारा की स्पीड है, जितना करंट की स्पीड है, उतनी माइनस हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, धारा तो इधर चल रही है और ऋतु इधर आ रही है, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों की स्पीड मान लेते हैं और ऋतु की स्पीड को ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऋतु की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल कहेंगे। हाँ, फाइंड स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, फाइंड हर स्पीड रोइंग स्टिल वाटर, ओके। ऋतु रोज डाउन स्ट्रीम इनटू अप स्ट्रीम। हाँ, जब वो अप स्ट्रीम में आएगी तो यदि ऋतु की वेलोसिटी ऋतु की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो वो तो पानी के साथ बहने लग जाएगी, ऊपर आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों की स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड तो पूछ रहे हैं, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु एंड लेट द स्पीड ऑफ ऋतु एंड करंट मतलब धारा, पानी की धारा से मतलब यहाँ पर करंट, ठीक है। ऋतु डाउन स्ट्रीम इनटू एंड अप स्ट्रीम इनटू किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। लेट द स्पीड ऑफ द ऋतु एंड करंट बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब ते दे रखा है, किलोमीटर आगे कुछ दे रखा है, यस दे रखा है। बी यू किलोमीटर पर आवर एंड वी किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। माना शांत जल में ऋतु की चाल कितनी मान लेते हैं, ऋतु की चाल u किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल, तो पानी की धारा है ना, उसकी चाल, धारा की चाल v किलोमीटर पर आवर है, v किलोमीटर
पर आवर है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही करंट, धारा इधर चल रही है, ठीक है। और ऋतु जो है किसी टाइम पर जो तैर रही है ऋतु, ठीक है, ऋतु इधर इस डायरेक्शन में माना तैर रही है, धारा बह रही इधर, पानी इधर चल रहा है और ऋतु इधर की तरफ आ रही है। तो दो बातें हैं, एक तो है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ठीक है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु, ठीक है। कितना हो जाएगा उस टाइम, धारा के अनुकूल, जिधर करंट चल रहा है पानी का, जिधर पानी की धारा बह रही है उधर ही ऋतु भी चल रही है, तो वो क्या होगा, धारा के अनुकूल, या उसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु। ऐसी स्थिति में दोनों प्लस हो जाएंगे, पानी भी इधर ही चल रहा है और, ठीक है, और ऋतु भी उधर ही चल रही है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू u प्लस बी, ठीक हो गया, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा के अनुकूल, जिधर धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में ऋतु भी चल रही है। और दूसरा आपका है अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, u माइनस वी, वो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, किसकी, ऋतु की। ऋतु तो इधर आ रही है, दो बातें हैं ना भाई, दो स्थितियां हैं, एक स्थिति में, ठीक है, इधर तो करंट है और ऋतु जो है, ऋतु भी इधर ही चल रही है, u भी इधर है, u भी इधर है और v भी इधर ही है, और इसमें क्या है, v इधर है और u इधर है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जब बात आएगी तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की स्पीड क्या हो जाएगी, u माइनस बी, और धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक हो गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु u प्लस बी, एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु, ये कितना हो जाएगा, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। अब आप देखिए क्या कंडीशंस आपको दी गई, सब मैंने लिख दिया है, आप समझ रहे हैं, धारा के अनुकूल ऋतु की स्पीड u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऋतु की क्या हो जाएगी, u प्लस वी, जिधर पानी बह रहा है उधर ही ऋतु की स्पीड, और पानी के स्पीड के अगेंस्ट, पानी नीचे की ओर चल रहा है वो ऊपर की ओर आ रही है, उस समय स्पीड उसकी घट जाएगी। ये अब गिवन कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस दे रखे हैं, दी गई शर्तानुसार क्या क्या कंडीशन है दोस्तों, आपके पास यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर दो वेरिएबल हो गए, u और v, u किसकी स्पीड है, ऋतु की है, v किसके, करंट की है, धारा की है, वाटर करंट की, तो दोनों अननोन हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए टू इक्वेशंस मुझे चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, आप जानते हैं
स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये आप जानते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, सीधी सीधी बात है। अब क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन आपके पास क्या है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब देखो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में, पहली स्थिति आपकी डाउन स्ट्रीम की है, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड आपकी u प्लस वी, धारा के अनुकूल स्पीड यह है, कितने घंटे तक चल रही है, 2 घंटे तक चल रही है, और कितना किलोमीटर चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु 2 घंटे में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर चल सकती है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है ऋतु की, u प्लस वी हो गया, और ये टाइम है 2 किलोमीटर में, इस स्पीड से 2 आवर तक चलती है, इस स्पीड से 2 आवर तक चलती है। तो स्पीड इनटू टाइम, अब कुल कितना चलती है, ये भी क्या बता रहा है, ये भी डिस्टेंस बता रहा है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, और कितनी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ठीक है। हमारे हिसाब से इतनी डिस्टेंस चलती है, इतना तैरती है, और उनके हिसाब से इतना तैरती है, इतना किलोमीटर चलती है। अब 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट u प्लस v इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास आ गई, u प्लस v इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, कट गए, ठीक हो गया। अब आप अप स्ट्रीम में देखिए, अप स्ट्रीम दूसरी स्थिति आपकी कौन सी है, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल दूसरी स्थिति देखिए आप। अप स्ट्रीम में देखिए, धारा के प्रतिकूल, अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब पानी नीचे बह रहा हो, ऊपर की तरफ आ रही है, तो स्पीड कितनी है स्टूडेंट, u माइनस वी हो जाएगी स्ट्रीम तक, धारा के प्रतिकूल उतना घट जाएगा ना, उसकी स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस कर देते हैं। कितने घंटे तक चल रही है, स्पीड इनटू टाइम, कितने घंटे तक चल रही है, 2 घंटे में। अब स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस, कितना तैरेगी, इतना किलोमीटर तैरेगी, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना तैर रही है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अभी बराबर लगा रहे होंगे, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर चल रही थी, 20 किलोमीटर तैर रही थी, पानी के साथ साथ उसी दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही थी, 20 किलोमीटर तैर रही है। और धारा के विपरीत जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पानी के डायरेक्शन से अपोजिट हो गई, तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर पा रही है। स्पीड घट गई, u माइनस बी, उसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, और हमारे हिसाब से तो डिस्टेंस इतनी वो तैरी, पर बुक के हिसाब से 4 किलोमीटर तैरी, दोनों को इक्वल कर दिया। अब 2 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट u माइनस बी इक्वल टू 2, इसको नीचे ले आएंगे ना, 4/2 हो गया। तो दूसरी स्पीड हो गई u, दूसरी इक्वेशन हो गई u माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब मेरे पास क्या हो गया, अब मैंने यहां आपको 2 काम थे, एक इक्वेशंस बनाई, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशंस में बनाई, और उसके बाद सॉल्यूशन निकाली, तो 2 लीनियर इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है दोस्तों। 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास बन गई हैं। एक लीनियर इक्वेशन क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू 10, और दूसरी कौन सी है, u माइनस वी इज इक्वल टू 2। आपने लिख दिया u प्लस वी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, u माइनस वी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। क्या कर लीजिए, एडिंग,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ क्यों रहा हूं, एडिशन क्यों कर रहा हूं, इससे एलिमिनेट हो जाएगा एक वेरिएबल। यदि मैं इसको इसमें ऐड करूंगा तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, u प्लस यू आपका 2u आ गया, 10 प्लस 2 आपका 12 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 12/2, ये आ गया आपके पास 6 आ गया। ठीक हो गया। अब u निकल गया, जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। पुटिंग u इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में u इज इक्वल टू 6 रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें u इज इक्वल टू 6 कर लीजिए, 6 प्लस v इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 1 जाएगा, 10 माइनस 6, तो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। v इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्पीड किसकी फाइंड आउट करनी है, फाइंड हर स्पीड, ऋतु स्पीड। देखिए ऋतु की ऋतु ठीक है, उसके तरह में चाल, ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, उसकी चाल हो गई आपके पास, u है उसकी चाल मानी हुई ना शुरू में हमने, ऋतु की चाल क्या है, u आपका आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा क्या है, धारा की चाल, करंट स्पीड, धारा की चाल, धारा पानी की धारा से मतलब है करंट स्पीड, वो कितना रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो फाइंड आउट करना था। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट आपका 4 हो गया, और ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में हो गई 6 किलोमीटर। जब पानी शांत था, कोई विरोध नहीं था, तब ऋतु इस स्पीड से तैर सकती थी। हमने पहले क्या किया, लीनियर इक्वेशंस बनाई, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और तब जाकर के सॉल्व कर दिया। ठीक है, कितना सरल है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, इस टाइप से आप करिए। इसीलिए सबसे पहले जो है चैप्टर में आपको मेथड बताए गए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के। लीनियर इक्वेशंस हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब पहले क्या है, अब कैसे क्वेश्चंस हैं, आप पहले लीनियर इक्वेशन बनाइए और तब उनको सॉल्व करिए। तो जो मेथड आपको सरल लगता है उस मेथड से आप करिए, बस सीधी सी बात है। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्या है। देखिए दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, and also that taken by 1 man alone. ठीक है, लेट, अब मैं मान लेता हूं लेट, ठीक है, 2 बातें हैं, देखिए तब समझाता हूं आपको क्या करना है।
लेट वन वुमेन can complete the work in X days. माना एक महिला, ठीक है, महिला और पुरुष है ना, ठीक है, एक महिला उस काम को X दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। आपको निकालना कोई काम है, उसको करने के लिए कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां लगी हुई है, कुछ वुमेन और कुछ मैन लगे हुए हैं, कुछ वुमेन और कुछ मैन लगे हुए हैं, ठीक है। आपको डेट्स दिए हुए हैं आगे, और आपको लास्ट में निकालना है कि उस काम को यदि कोई एक वुमेन करे, कोई एक महिला ही उस काम को करे तो कितने दिन में करेगी, या कोई एक पुरुष ही उस काम को करेगी तो कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो माना एक महिला उस काम को X दिन में पूरा करती है तथा एक पुरुष उस काम को Y दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। A man can complete the work in Y days, ठीक है। एक आदमी Y दिन में करता है और एक वुमेन X दिन में करती है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। हम ये कह रहे हैं आपको निकालना है, भाई कोई वर्क है, उसको कुछ वुमेन और कुछ मेन मिलकर के कुछ दिन में कर रहे हैं। प्रश्न आपका ऐसा पूछा जा रहा है कि एक अकेली महिला, सिंगल वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी, और एक सिंगल मैन है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने ये माना कि एक महिला उस काम को X दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। लेट वन वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन X डेज, और एक पुरुष उस काम को Y दिन में पूरा कर सकता है। ए मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन Y डेज। अब यूनिटरी मेथड देखिए, 1 day's work of वुमेन, महिला का एक दिन का कार्य। अब देखो, बड़ा ध्यान दीजिए, यहीं पर है इस क्वेश्चन को, यहीं पर समझना है। महिला X दिन में उस काम को पूरा करती है, X दिन में महिला काम करते एक मतलब पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेगी, यूनिटरी मेथड। X दिन में महिला करते उस एक काम, कोई एक काम है, तो एक दिन में महिला उस काम को कितना करेगी, 1/x, तो 1/x पार्ट हो गया ना उस वर्क का, जो कि महिला X दिन में करती है, तो 1 डे में कितना पार्ट करेगी, 1/x, यूनिटरी मेथड। सिंस in X days the women complete the one work in 1 day, 1/x, एक दिन में उस काम का 1/x पार्ट करेगी वुमेन। फिर ऐसे देखिए, इन 1 day वर्क ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/y, पुरुष का एक दिन का काम कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 1/y हो गया। Y डेज में मैन जो है 1 वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/y,
ये तो होगा 10 दिन में कोई आदमी कोई एक काम करता है, 10 दिन में वो एक काम करता है, तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा होगा 1/10। चलो माना ज़्यादा नहीं करते हैं, 4 डेज करते हैं, एक काम को एक आदमी 4 डेज में करता है, तो 1 डे में कितना हिस्सा करेगा 1/4। एक दिन में 1/4, दूसरे दिन में भी 1/4, तीसरे दिन में 1/4, चौथे दिन में 1/4, इन चारों 1/4 1/4 1/4 1/4 को जोड़ देंगे तो पूरा 1 वर्क हो गया। वही तो बात है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए इसको, देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक हो गया। 2 women and 5 men can together। अब आप देखिए गिवन कंडीशंस, देखिए अंडरस्टैंड, दी गई शर्तानुसार, देखिए जो कंडीशंस आपको दी गई हैं उनके अनुसार आप देखिए, यहां पर अब 2 वेरिएबल हो गए मेरे पास, एक तो एक्स है और एक वाई है, तो मुझे 2 इक्वेशंस तो एक्स में बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब दोनों कंडीशन उन्होंने दे रखी है, क्या क्या दे रखा है, 2 महिलाएं, अब 1 डे वर्क एक महिला का 1/x है, ठीक है, तो 2 महिलाएं कितना होगा, एक महिला का एक दिन का काम कितना हो रहा है 1/x, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा 2/x, प्लस 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 वुमेन एंड 5 मेन, 2 वुमेन्स का 1 डे का वर्क 2/x, एक वुमेन का 1 डे का वर्क 1/x है, तो 2 वुमेन का 1 डे का वर्क क्या होगा 2/x, एक मैन का 1 डे का वर्क है 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y, एक एक दिन का काम निकाल रहे हैं। 2 वुमेन का, ठीक है, 2 वुमेन का 1 डे का वर्क, एक वुमेन का 1 डे का वर्क 1/x है, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा 2/x, और 1 मैन का, एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष लगे हुए हैं, तो कितना काम करेंगे 5/y हो जाएगा, 5 × 1/y इज इक्वल टू, अब एक आपसे कह रहे हैं कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन कंप्लीट वर्क इन 4 डेज, 4 डे में काम कर रहे हैं पूरा, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4 नहीं हो जाएगा, एक दिन में महिला का काम, उन महिलाओं का काम, एक दिन में उन पुरुषों का काम, इज इक्वल टू एक दिन में, अब 4 डेज में काम पूरा हो रहा है, तो 1 डे में कितना काम क्या होगा 1/4 क्या होगा, ठीक हो गया। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात आप देखिए, दूसरी स्थिति क्या दे रखी है, 3 महिलाएं एंड दूसरी कंडीशन क्या हो गई 3 महिलाएं, एक महिला का एक दिन का काम कितना है, एक वुमेन का 1 डे का वर्क क्या है 1/x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3/x, प्लस 6 पुरुष, 6 मेन का एक दिन का काम, एक मैन का एक दिन का काम 1/y, तो 6 मैन का, ठीक है, 6 मैन का कितना हो जाएगा 6/y इज इक्वल टू, अभी 3 पुरुष और 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 वुमेन एंड 6 मेन उस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 वुमेन एंड 6 मेन उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 3 डेज में, तो 1 डे में कितना करेंगे वो 1/3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशंस में तो मैंने कन्वर्ट इनको बना दिया, फॉर्म इक्वेशन में आ गई, इक्वेशंस के रूप में फॉर्म आपकी आ गई, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, ठीक है अंडरस्टैंड, एंड 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, परंतु ये इक्वेशंस जो हैं ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, देखो यहाँ x y डिनोमिनेटर में मुझे ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब मैं कन्वर्ट कर देता हूं, देखिए तो आप, ठीक है अंडरस्टैंड, अभी मैं मिटा देता हूं, इसका कितना ध्यान रखेंगे कि एक वुमेन x दिन में काम पूरा करती है और एक मैन आपका y डेज में काम पूरा करता है, ठीक हो गया।
अब ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, इनको चेंज करते हैं। पुटिंग 1/x is equal to m and 1/y is equal to m in equations 1 and 2। समीकरण 1 व 2 में 1/x is equal to m तथा 1/y is equal to n रखने पर, ठीक है। यहां 1/x को m रख रहा हूं और 1/y को क्या रख रहा हूं, n रख रहा हूं। तो अभी इक्वेशन किस पे देखो कन्वर्ट होगी, ये वाली। इसको देखो 2/x का मतलब क्या हुआ, 2 into 1/x। 2/x का मतलब क्या हुआ, 2 into 1/x। और 1/x को आपने क्या रखा हुआ, m, ये हो जाएगा 2m प्लस 5/, इसका मतलब देखो 5 into 1/y हुआ, इसका मतलब 5/y का मतलब क्या हुआ, 5 into 1/y, और 1/y क्या है, n है, तो प्लस 5n इज इक्वल टू ये 1/4 है आपका। दिस इंप्लाइज दैट इस पूरे क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n, यहां करेंगे तो प्लस 40n इज इक्वल टू, यहां सॉरी 4 से कर रहा हूं, 4 2 8n, ये 20 होगा है। 4 से कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई क्या है 8n, 4 से क्या 20n, 4 से क्या 1, तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास होगी 3। और ये वाली जो है 3/x मतलब 3 into 1/x, 3/x का मतलब है 3 into 1/x, 1/x को m, तो 3m प्लस 6/y का मतलब हुआ 6 into 1/y, 1/y है आपका n, तो 6n इज इक्वल टू कितना है 1/3। दिस इंप्लाइज दैट इस पूरी इक्वेशन में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इससे होगा 3 से मल्टीप्लाई 9n, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर हो गया 4। ठीक हो गया। 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहां तो कट जाएगा वो, तो ये आपका बन गया। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या हुआ, इक्वेशन 3 और 4 जो बनी वो आपकी किस फॉर्म में हो गई, लीनियर फॉर्म में आ गई। m और n में ये लीनियर इक्वेशंस आ गई। क्लियर होगा आपको, ये आपका रैखिक रूप में हो गया, ये रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि मैं किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर लेता हूं। ठीक है, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर लो, तो इसमें चलो m को कैंसिल कर लेता हूं, तो इक्वेशन 1 को करो 9 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को करो 8 से मल्टीप्लाई। देखिए आप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/9 एंड इक्वेशन 4/8 and then subtracting। ठीक है, समीकरण 3 में 9 से वो, समीकरण 4 में 8 से गुणा करके, समीकरण क्या लिखा मैंने, समीकरण 3 में 9 से, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से गुणा करके समीकरण 4 को 3 से घटाने पर, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करिए। देखिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 72n, इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 180n, 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9, इक्वेशन नंबर कर लीजिए 5। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 72m, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक हो गया।
इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 से। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं कह रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, +7 प्लस 7 ऐसे तो कटेंगे नहीं, सब्ट्रैक्शन होगा तो इसके साइन बदलेंगे सबके, ये नीचे वाले की, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस, है तो माइनस, कट गया। अब ये कितना हो गया, 180 में से 44 जाएगा 36 n इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में बात आ रही है? ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1/36। तो n की वैल्यू तो आपके पास 1/36 आ गई, एक वेरिएबल आ गया, n की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 3 में रख देते हैं वैल्यू इसकी, n की, तो मुझे m की नहीं मिल जाएगी। क्लियर है? अब देखो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, ऐसे तो कर रहे हैं, ये तो तरीके हैं इक्वेशन करने के। अब जिस मेथड से आप चाहें उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, पुटिंग n इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में n इज इक्वल टू 1/36 रखिए, तो कितना हो जाएगा, 8m प्लस 20 इंटू 1/36। समीकरण 3 में n इज इक्वल टू 36 रखने पर, या मेरे हिसाब से 4 में रखने से ज्यादा फायदा होगा। 4 में आसानी से ये कट जाएगा, देखिए 4 में रखिए, कटेगा आसानी से। इक्वेशन 4 को देखिए, इक्वेशन 4 में रख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 9m प्लस 18 इंटू n, n मीन्स 1/36 इज इक्वल टू 1, 18 2 जा, तो दिस इंप्लाइज दैट 9m इज इक्वल टू 9m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 9m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो 9m इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आपका हो गया 1/2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 इसके साथ आ जाएगा नीचे, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गए हमारे पास, n इज इक्वल टू 1/18 और n इज इक्वल टू 1/36। m और n की वैल्यूज आ गई, m और n की वैल्यूज हमें आ गई। अब mn क्या है, mn तो हमने माने हुए है ना, mn तो मैंने बाद में वैल्यू रखी, मैंने क्या रखा, 1/x इज इक्वल टू m रखा, 1/y इज इक्वल टू क्या रखा, m रखा। एक्चुअली वैल्यू तो x और y की चाहिए, तो रख लीजिए, m की जगह पे कितना कर लीजिए, 1/18, और n की जगह पे कितना करिए, 1/36। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, देखिए इस रूप में आपने करने हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपके सामने, और उनका सॉल्यूशन करना है, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इक्वेशन सॉल्व करने में। ठीक है, सीन्स क्या है मेरे पास, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n है। दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू रख लीजिए, n मेरे पास 1/18 आया हुआ है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18। ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू n की जगह रखिए 1/36, तो दिस इंप्लाइज दैट y की मल्टीप्लाई यहाँ 36 यहाँ, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। अब ये xy क्या है, ठीक है दोस्तों, xy क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। अब x क्या है, x है वन वुमन कैन कंप्लीट द वर्क इन x days, woman can complete that work in 18 days, and a man, see, one woman can complete that work alone in 18 days, and one man can complete that work alone in 36 days.
एक महिला अकेले उस काम को 18 डेज में कर सकती है तथा एक पुरुष अकेले उस काम को 36 डेज में कर सकते हैं। बस यही तो एक्स वाई यही तो माना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक महिला उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इंग्लिश में आप आंसर लिख लीजिए। ए वुमेन alone can complete that work in 18 days. Alone one man can complete that work in 36 days. बस यही आपको करना था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, इतना काम काफ़ी हो गया। अब इसमें केवल एक प्रॉब्लम रह गई है। इसके बाद नेक्स्ट मैं जब भी लेक्चर लूँगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी करूँगा 2 का 3rd पार्ट, और तब चलूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, द्विघात समीकरण भी पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपका लगभग 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।